हेलो लर्नर्स, वेलकम टू साक्षी गुप्ता क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे फिजिक्स के एमपी टेट वर्ग 3 की यूनिट 16 की सिलेबस को, जिसमें हम लोग विद्युत आवेश, कूलॉम का नियम, चालकता, प्रतिरोध इनके बारे में पढ़ेंगे। इसके लास्ट क्लासेस में मैंने आपको यूनिट 15 कंप्लीट करवा चुकी हूँ, उनके कॉन्सेप्ट्स भी मैंने क्लियर करवाए हैं, साथ ही साथ मैंने एमसीक्यूज भी करवा दिए। तो आप मेरे जो चैनल है उसके प्लेलिस्ट में जा करके फिजिक्स की वहाँ पर देख सकते हैं मेरे वीडियोस को। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि साक्षी गुप्ता क्लासेस के नाम से। सो स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। सबसे पहले हम लोग विद्युत आवेश देख लेते हैं। तो विद्युत आवेश क्या होता है? तो विद्युत आवेश क्या होता है? एक भौतिक गुण है किसी पदार्थ का, जिसके कारण क्या होता है, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर उस पर एक बल लगता है। जैसे हम लोग कोई पदार्थ को रखते हैं, इस पदार्थ को रखने किस में रखा जाता है? विद्युत आवेश में रखा जाता है। इस तरह से प्लस माइनस, ठीक है, ये एक विद्युत आवेश है। विद्युत आवेश वाले क्षेत्र में इस पदार्थ को रखा गया है और इस पदार्थ में कई कण मौजूद हैं, जो कि होते हैं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो है, ये क्या करते हैं, इसके अंदर, इस पदार्थ के अंदर विद्युत आवेश को प्रभावित करने का काम करेंगे। अब जैसे इलेक्ट्रॉन है, ये नेगेटिव चार्ज रखता है, प्रोटॉन्स क्या होते हैं, पॉजिटिव चार्ज रखते हैं। ठीक है, प्रोटॉन का आवेश और इलेक्ट्रॉन का आवेश कैसा होता है? नेगेटिव होता है इसका, और इसका पॉजिटिव होता है, जिसके कारण पूरी सारी जो पदार्थ होते हैं उसमें पूरे जो है विद्युत बल का अनुभव करते हैं। चलिए एसआई यूनिट्स पर आ जाते हैं हम इसकी। अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पद्धति में जो एसआई यूनिट है विद्युत आवेश की, वो क्या होती है? एक कूलॉम होती है। एक कूलॉम आवेश कितना होता है? 6.25 इंटू 10⁻18 होता है। ठीक, ये वैल्यू याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। कूलॉम का नियम आप देख लेते हैं हम लोग। कूलॉम का नियम क्या कहता है? कूलॉम का नियम ये कहता है, दो स्थिर विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल का नियम है ये। दो स्थिर विद्युत आवेश, जैसे एक प्लस Q हो गया Q1 और एक होता है Q2। ठीक, ये है एक स्थिर विद्युत आवेश। अगर इन दोनों के बीच में कोई बल कार्य करता है तो इस बल को बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं? देखो, इन दोनों के बल के, देखो इसके बीच में जो लगने वाला बल है F, वो क्या होता है? सबसे पहले ये समझो। देखिए हम लोग समझते हैं, जैसे एक आवेश है Q1 और एक आवेश है Q2। अब इन दोनों के बीच में जो लगने वाला बल है F, वो क्या होता है? Q1 और Q2 इन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है, और R, इसके बीच की दूरी का जो है R है, इसके क्या होते हैं? वर्ग के 1/r², वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ओके, इतना है समझ में। और हम लोग अगर इनको मिक्स कर देते हैं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को, तो आपकी क्या इक्वेशन बन जाती है? Q1 Q2 बाई में R², यही बनती है। क्या बनती है आपकी? F बराबर Q1 Q2। देखो ये समानुपाती का चिन्ह है, Q1 Q2 बाई में R²। अगर ये समानुपाती का चिन्ह हम लोग हटाते हैं और एक कांस्टेंट लगाते हैं, जिसको बोलते हैं हम लोग K, Q1 Q2 बाई में R², ये लगाया हुआ है। अभी ये जो K होता है वो क्या होता है? नियतांक होता है, जिसको बोलते हैं हम लोग कूलॉम का नियतांक। और Q1 Q2 आवेश हो गए, R हो गया इन दोनों बीच की दूरी, और F होता है बल। तो ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है इक्वेशन, जो कि आपके कूलॉम के नियम में आती है, जो कि क्या कहती है कि दो बिंदु आवेश जो होते हैं Q1 Q2, उनके गुणनफल के समानुपाती, और R² जो होता है इन दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और यही वाला जो सेम बल हमने किस में देखा था? गुरुत्वाकर्षण के नियम में भी देखा था। गुरुत्वाकर्षण बल भी कैसे लगता है? दोनों के मास के गुणनफल के समानुपाती और दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, ये चीज़ हमने देखी थी। वैसे ही सेम चीज़ अब मास की जगह पे क्या आ गया? यहाँ पर आवेश आ गया है। बस इतना याद रखना है आपको। ओके, और उसमें क्या लगता था आपका? गुरुत्वाकर्षण नियतांक, और यहाँ पर क्या लग रहा है आपका? कूलॉम नियतांक। बस ये छोटी छोटी चीज़ें सिमिलरली है, बट इसमें थोड़ा सा आपको चेंजेस करने हैं। अब बल की प्रकृति देखो। अगर Q1 जो होता है और Q2 होता है, अगर दोनों ही समान चार्ज के होते हैं, प्लस प्लस या फिर माइनस माइनस, तो ये क्या करेंगे? एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, रिपल्स करेंगे। ठीक है, रिपल्सिव नेचर होगा इसका। और अगर Q1 Q2 जो होता है, एक प्लस चार्ज आ गया, एक माइनस चार्ज आ गया, एक माइनस आ गया, एक प्लस आ गया, इस तरह से अगर आ जाता है, तो इस टाइप में हम क्या देखते हैं? विपरीत चिन्ह होते हैं, जो कि क्या करते हैं? एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो ये होती है बल की प्रकृति। और इसके डायमेंशंस अगर हम देखें तो अलग अलग होते हैं। जैसे इसका होता है M1 L1
t⁻⁻2 ये होता है। अब विद्युत क्षेत्र रेखाएं देख लेते हैं और उनके गुण। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या है, पहले ये समझो। विद्युत क्षेत्र को दर्शाने के लिए कल्पित रेखाओं का प्रयोग किया जाता है, जिन्हें विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहा जाता है। ये रेखाएं उस पथ को दर्शाती हैं जिस दिशा में कोई धनात्मक परीक्षण आवेश विद्युत क्षेत्र में रखा जाए तो वह गति करेगा। अर्थात ये बताया गया है, अगर पॉजिटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज है, इस तरह से एक है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, तो उसमें क्या होता है, प्लस चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ जाती हुई हमको कुछ बल रेखाएं दिखाई देंगी इस तरह से, जो कि किस से निकलती है, प्लस से निकलती है और माइनस की तरफ जाती हैं, इस तरह से जाएंगी, प्लस से निकलेंगी एंड माइनस की तरफ जाएंगी। ये क्या होती है, काल्पनिक रेखाएं होती हैं, ये हमें दिखाई नहीं देती हैं, बट हम क्या करते हैं, कल्पना करते हैं कि कोई जो विद्युत रेखाएं जो है वो प्लस से माइनस की ओर जा रही हैं, तो यही विद्युत रेखाएं आपकी क्या कहलाती है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं। ये कल्पना मात्र होती है, इस बात को याद रखिएगा। चलिए अब विद्युत क्षेत्र रेखाओं के खींचने के कुछ नियम देख लेते हैं। विद्युत क्षेत्र रेखा में सबसे पहली चीज तो उसने बताई है, प्लस से निकलेगी और ऋणात्मक यानी माइनस में प्रवेश करेगी। प्लस से निकलेंगी ये आवेश की विद्युत रेखाएं और माइनस में प्रवेश करेंगी इस तरह से। ओके, अगर अलग थलग धनात्मक या फिर ऋणात्मक आवेश है, जैसे आपका है ना, एक अलग प्लस आवेश है और एक अलग माइनस आवेश है, अगर इस तरह से विद्युत क्षेत्र में अगर इनको रखा जाता है प्लस चार्ज और माइनस चार्ज को, तब हम क्या देखते हैं कि प्लस चार्ज से इस तरह से बाहर विद्युत रेखाएं हमको निकलती हुई दिखाई देंगी इस तरह से, और माइनस चार्ज में हम क्या देखते हैं कि अंदर की तरफ आती हुई विद्युत रेखाएं हमको दिखाई देती हैं, ये इस तरह से दो तरीके के हमें चार्जेस दिखाई देते हैं। प्लस क्यू और माइनस क्यू अगर युग्म में हो तो प्लस क्यू से निकलकर माइनस क्यू में जाती है। अगर ये युग्म में इस तरह से उपस्थित हो, आपस में जुड़े हुए हो मतलब, तो इस कंडीशन में क्या होगा, प्लस क्यू से माइनस क्यू की तरफ आपकी सारी रेखाएं जाएंगी इस तरह से, ठीक है, इस तरह से होती हुई। बस ये चीज़ें याद रखिएगा, थोड़ी सी चीज़ें हैं जो कि आपको ध्यान रखनी है, छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो कई बार कॉन्सेप्ट से जैसे है ना बीच बीच में से पूछ लिए जाते हैं MCQ में ये कॉन्सेप्ट। चलिए अब विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण पर देख लेते हैं हम लोग। तो इनके क्या क्या गुण होते हैं। सबसे पहले तो डायरेक्शन, अभी मैंने बताया आपको क्या क्या डायरेक्शन होना चाहिए, प्लस से माइनस की ओर जाना चाहिए, और रेखाओं का न कटना। देखिए जब ये कोई रेखा है प्लस से माइनस की ओर जा रही है, इस तरह से जा रही है, तो क्या करती है, प्लस की तरफ से जाते हुए माइनस की तरफ से जाते हुए इस तरह से एक दूसरे को काटती नहीं है, जबकि क्या करती हैं, प्लस से माइनस की तरफ जाते हुए ये समानांतर रूप से जाती हैं। ओके, ये आपस में कटती नहीं है, ये सीधी सीधी इस तरह से जाएंगे, आपस में नहीं कटेंगे, ठीक है। चलिए रेखाओं का घनत्व, अब देखते हैं हम लोग रेखाओं के घनत्व वाला टॉपिक। इसमें क्या बोला गया है, इस पार्ट में ये बोला गया है प्लस और माइनस चार्ज है और इस तरह से विद्युत बल रेखाएं आपस में जा रही है, ठीक है। अब जैसे जैसे इसकी दूरी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे क्या होगी, इसकी सघनता घटती जाएगी, ठीक है। इस तरह से दूरी बढ़ती गई और इसकी सघनता घटती गई है, इस तरह से अब दिखाई देंगे। तो जितनी दूरी पर कोई भी आवेश हमको क्या होता है, कम होता हुआ दिखाई देता है, वहीं जितना पास पास हम लोग जाएंगे उतना उतना पास पास हमको क्या दिखाई दे रहा है, विद्युत आवेश की तीव्रता बहुत अधिक दिखाई दे रही है। यहाँ पर जैसे वैसे ही रेखाओं की सघनता भी बहुत अधिक दिखाई दे रही है। जितनी सघन रेखाएं होंगी विद्युत आवेश की तीव्रता उतनी ही अधिक होगी, ठीक, ये बात ध्यान रखना, तीव्रता उतनी अधिक होगी। और रेखाएं जितनी विरल होंगी, जैसे जैसे कमजोर होती जाएगी, सघनता कम होती जाएगी इस वाले क्षेत्र में, वहां पर क्या होगा, कमजोर हो जाएगा वह क्षेत्र, जो विद्युत आवेश है वो कमजोर महसूस करने लगेगा। अब समानांतर प्लेटों के बीच देख लेते हैं हम लोग। यूनिफॉर्म फील्ड में हम क्या देखते हैं, यदि दो समानांतर धातु प्लेटों में आवेश हो तो रेखाएं प्लेटों के बीच समानांतर एवं समान दूरी पर खींची जाती है, जो समान विद्युत क्षेत्र को दर्शाती हैं। अगर दो समानांतर प्लेट इस तरह से रखी गई हैं तो इसमें हमें क्या होता है, एक प्लेट से दूसरी प्लेट तक रेखाएं इस तरह से जाती हुई दिखाई देती है, ठीक है। ये समानांतर होती है और समान दूरी पर खींची जाती हैं और समान विद्युत क्षेत्र को दर्शाती है, ये चीजें होती है, ठीक है। अब सममिति देख लीजिए। सममिति सिमेट्री क्या होती है, एकल बिंदु आवेश के चारों ओर रेखाएं गोलाकार सममिति में होती हैं। डायपोल के चारों ओर विशेष प्रकार की वक्र रेखाएं बनती है, जैसे डायपोल है, इसमें क्या दिखाई देगी हमको, इस तरह से वक्र रेखाएं दिखाई देंगी, इस तरह से दिखाई देंगी। ओके, रेखाओं से बाहर से अंदर न जाना,
जैसे रेखाएं जो होती है वो चालक के अंदर प्रवेश नहीं करती है, क्या कहती है, केवल सतह पर दिखाई देगी, इसी सतह पर ही दिखाई देगी। जैसे एक चालक है, इसकी सतह पर इस तरह से दिखाई देंगे हमें, है ना, अंदर की ओर नहीं दिखाई देंगे, अंदर से ये प्रभावित नहीं होती है कि अंदर से प्लस से माइनस की ओर जाती हुई दिखाई देगी। देखो कैसा होता है ये ऐसा होता है कि जैसे प्लस है, ये माइनस है, ये चालक है। अब हमको क्या प्लस से माइनस अंदर की तरफ दिखाई नहीं देंगी कि रेखाएं चल रही है, हमको कैसे दिखाई देगी, सतह पर जाती हुई दिखाई देंगे, एक दूसरे की तरफ इस तरह से दिखाई देंगे। तो ये होता है 6th वाला गुण इसका। अब 7वां वाला गुण देख लेते हैं हम लोग, रेखाओं का प्रारंभ और अंत। रेखाएं कहाँ प्रारंभ होती है और कहाँ अंत होती है, और वो कभी भी बीच में टूटती नहीं है। मीन्स जैसे जा रही है प्लस से माइनस की ओर, तो इसी तरह से जाएंगे, ऐसा नहीं होगा कि बीच में टूट गई फिर ऐसी गई फिर इस तरह से गई, इस तरह से नहीं होगा। ये कैसे होगा, सीधी सीधी जाएंगी और प्लस से माइनस की ओर मिल जाती हैं। तो रेखाएं कुछ इस तरह से हमको दिखाई देंगी। ठीक है, ये डायग्राम हो गया, इसे याद रखना है ना, ये इंपॉर्टेंट है, आपको इससे सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। चलिए, धनात्मक आवेश कैसा होता है, रेखाएं बाहर की ओर जाती हैं, ऋणात्मक आवेश में भीतर की ओर आती हैं, और विद्युत डायपोल मूवमेंट जब होता है तब प्लस क्यू से माइनस क्यू की तरफ हो जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग विद्युत धारा पर आ जाते हैं। अभी हमने विद्युत आवेश देखा, विद्युत आवेश कौन कौन से होते हैं, एक प्लस चार्ज होता है और एक माइनस चार्ज होता है। ठीक है, अभी अब हमने समझ लिया है। अब हम क्या देखते हैं कि कोई भी चालक में अगर विद्युत धारा प्रवाहित होती है या विद्युत आवेश उत्पन्न हुआ जैसे ही, वैसे क्या होता है, इसमें विद्युत धारा उत्पन्न हो रही है। ओके, और विद्युत धारा जैसे चालक में प्रवाहित होती है, ये जैसे चालक है, इसमें क्या हो रहा है, विद्युत धारा यहाँ से यहाँ इस तरह से जा रही है। तो इसमें क्या होता है कि इसके अनुप्रस्थ काट, ये वाली जो काट होती है, मीन्स अगर हमको तार इस तरह से दिखाई देता है, तो ये वाला जो गोल एरिया होता है, ये होती है इसकी अनुप्रस्थ काट। इस अनुप्रस्थ काट से प्रति इकाई समय में प्रवाहित होने वाली जो आवेश होता है, उसको विद्युत धारा कहते हैं। इसका जो इकाई, जो देखो ये अनुप्रस्थ काट है, यहाँ से हम क्या दिखा देते हैं, प्रति इकाई समय में, इस काट से जो है इकाई समय में, मीन्स 1 सेकेंड में, 1 सेकेंड या 1 मिनट में जितनी धारा प्रवाहित होती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, आवेश, और इसी दर को हम लोग बोलते हैं विद्युत धारा। तो क्या हो जाएगी, विद्युत धारा I बराबर आवेश जो होता है Q, एंड जितना इकाई समय में बोला गया है इसलिए बाई टी कर देंगे। एकांक समय में प्रवाहित होने वाली धारा की मात्रा को हम लोग बोलते हैं विद्युत धारा। ये सूत्र याद रखिएगा, I बराबर Q/T। I क्या होती है, विद्युत धारा, Q आवेश और T समय होता है। चलिए अब मात्रक देख लीजिए, कौन कौन से मात्रक होते हैं इसमें। चलिए अब मात्रक को देख लीजिए, इसका मात्रक क्या होता है, एसआई मात्रक इसका होता है एम्पियर। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। ओके, बाकी इसके कुछ नियम परिभाषा होती है कि जैसे चालक के अनुप्रस्थ काट से प्रति सेकंड 1 कूलम आवेश अगर प्रवाहित हो रहा है तो धारा को बोलते हैं हम लोग 1 एम्पियर। 1 एम्पियर धारा मीन्स क्या, 1 कूलम आवेश से जो है प्रति सेकंड बहने वाली धारा को हम लोग बोलते हैं विद्युत धारा, 1 एम्पियर की विद्युत धारा। अब ओम का नियम समझ लेते हैं। ओम का नियम इंपॉर्टेंट नियम हो जाता है। ओम का नियम इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये थोड़ा समझ लीजिए तो अच्छा रहेगा आपके लिए। तो ओम के नियम में क्या कहा गया है, अब ये समझिए। ओम के नियम में ये बोला गया है कि जो विद्युत धारा होती है I, वो विभवांतर के समानुपाती होती है, और प्रतिरोध के क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगी, 1/r इस तरह से होती है। तो ये टोटल कैसे हो जाता है, I/V/R इस तरह से होती है। ठीक है, और यहाँ पे एक समानुपाती का चिन्ह लगता है और एक लगता है कांस्टेंट V/R, इस तरह से जाता है। और इस कांस्टेंट को हम लोग बोलते हैं, आप क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं विद्युत धारा, और इसको बोलते हैं हम लोग विशिष्ट चालकता। ठीक है, ये होता है V/R। V/R याद रखना और इसके आयाम याद रखिएगा। चलिए, चालक के क्या होता है, M0, L0, T0, और 1 एम्पियर धारा है इसलिए एक आपका जो अनुप्रस्थ काट हो गया, एरिया वो हो गया A1। चालक के प्रतिरोध का सूत्र। अब प्रतिरोध क्या होता है आप याद रखना है, प्रतिरोध जो होता है वो 1/I होता है। हमेशा चालकता जो होती है उसके उसके विलोम को हम लोग बोलते हैं प्रतिरोध। अब प्रतिरोध जो है उसका सीधा सीधा यही है कि जो प्रतिरोध होता है वो लंबाई के समानुपाती होगा, और जो अनुप्रस्थ काट होता है उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है।
ठीक है, जो अनुप्रस्थ काट है, जिससे जैसे ये तार है, जितनी मोटी तार होगी आपकी, इससे अनुप्रस्थ काट जितना अधिक होगा, ठीक है, और ये पतली काट है इस तरह से, तो क्या होगा कि जो मोटी काट वाला क्षेत्र होगा वहाँ पे प्रतिरोध क्या होता है, कम होगा, और अगर जो है छोटी काट वाला कोई तार है तो उसमें क्या होगा, प्रतिरोध कम नहीं होगा और ज़्यादा होगा। ये दो बात याद रखना आप। जैसे लंबाई बढ़ती जाएगी तार की, ठीक, एक लंबाई देखते हैं हम लोग, तार की लंबाई जैसे जैसे बढ़ रही है और एक छोटा तार है, तो इसमें क्या होगा, छोटे तार में आपको क्या दिखाई देगा, प्रतिरोध कम होगा, और जो लंबा तार होता है उसमें प्रतिरोध हमको ज़्यादा दिखाई देता है। ठीक है, तो ये लंबाई के समानुपाती होगी, जैसे जैसे लंबाई बढ़ती जाएगी वैसे वैसे प्रतिरोध बढ़ता जाएगा, और ये जो है आपका अनुप्रस्थ काट इसके व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है, प्रतिरोध ठीक है, रो। अब इसमें क्या देखो, आर बराबर हम लोग क्या लेते हैं, एक कांस्टेंट लेते हैं, और एल बाई ए, इस तरह से होता है ये इक्वेशन। तो रो क्या होता है आपका, विशिष्ट प्रतिरोध होता है, जैसे उसमें कप्पा था विशिष्ट चालकता आपकी, और रो क्या हो गया आपका, विशिष्ट प्रतिरोध होता है। ठीक, इतना याद रखिएगा आप सूत्र को, ये इम्पोर्टेंट है, अनुप्रस्थ काट और चालक की लंबाई। अब इसके एमसीक्यूज हम लोग कवर कर लेते हैं। क्या क्या हमने पढ़ा, अभी कूलॉम का नियम पढ़ा, कूलॉम के नियम में हम लोग देख लेते हैं एमसीक्यू को। कूलॉम का नियम किसके बीच बल की व्याख्या करता है, तो दो द्रव्यमान के बीच की, दो आवेशों के बीच की, चुंबकीय ध्रुवों के बीच की, या विद्युत धाराओं के बीच की। तो अभी हमने क्या देखा, जैसे प्लस Q1 है ना, Q1 Q2 इस तरह से रहते हैं, तो ये क्या है, विद्युत आवेश है, तो इन दोनों आवेशों के बीच के जो बल है उसकी मात्रा को हम उसकी व्याख्या कौन करता है, आपका कूलॉम का नियम करता है। ठीक है, दो विद्युत आवेशों के बीच की। कूलॉम के नियम के अनुसार बल किसके समानुपाती होता है, अभी हमने देखा बल किसके समानुपाती था, Q1 और Q2 के, मतलब दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती हमने देखा, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, करेक्ट आंसर। यदि दो आवेशों के बीच की दूरी को 2 गुना कर दिया जाए तो बल कितना हो जाएगा। ठीक है, ये Q1 और Q2 है, दो आवेश, इसके बीच की दूरी जो वो है R है, अगर इस R को अगर हम लोग 2 गुना कर दें तो क्या होगा बल का मान, जैसे बल है, बल किसके होता है, 1/r² के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो अब क्या होगा, 1/2r² हो जाएगा, इस तरह से होल स्क्वायर। ठीक है, हमने क्या करा है, 2 गुना कर दिया है इसकी दूरी को, अब हमको क्या दिखाई देगा, 1/4r² दिखाई देगा, और ये 4 क्या होता है, देखो ये कैसे दिखाई देगा हमको, 1/4r², इस तरह से दिखाई देगा। तो बल क्या हो गया आपका, 1/4 हो गया यहाँ पर, तो 2 गुना भी नहीं होगा, आधा भी नहीं होगा, क्या हो जाएगा आपका, 1/4 आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है, निर्वात में कूलॉम नियतांक K का मान कितना होता है। कूलॉम का जो नियतांक है K, उसका मान कितना होगा आपका निर्वात पे, मीन्स आपका कोई भी वहाँ पे वायु वगैरह कुछ नहीं है, और सिर्फ K का मान आपका दिया गया, तो कितना होगा, अभी हमने पढ़ा कितना होता है, 9 × 10⁹ मीटर स्क्वायर एंड कूलॉम की पावर -2, तो आपका क्या आ जाएगा, आंसर कौन सा आएगा, 20 करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि दो आवेश समान चिन्ह के हों तो इनके बीच बल होगा। ठीक, अभी हमने क्या देखा, प्लस चार्ज और प्लस चार्ज अगर आपस में होते हैं, या फिर माइनस चार्ज और माइनस चार्ज होते हैं, इस तरह से अगर आवेश समान होने चाहिए तो क्या होता है, इन दोनों के बीच में रिपल्शन होता है, मीन्स विकर्षण हमको दिखाई देता है, तो 20 करेक्ट आंसर। बल का मात्रक क्या है, बल का मात्रक क्या होता है आपका, बल का जो ऐसा ही मात्रक है F इक्वल्स, हमने क्या देखा था, कूलॉम, वोल्ट, न्यूटन या फिर ओम। देखो कूलॉम तो आपका विद्युत आवेश का मात्रक हो गया, ऐसा ही मात्रक, वोल्ट विद्युत धारा होती है, न्यूटन हो सकता है, ठीक है, ओम क्या होता है, प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक होता है, तो ये तीनों गलत हो गए, और कौन सा आ जाएगा आपका, सी आंसर करेक्ट आ जाता है, न्यूटन। बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। 1 न्यूटन का बल लगाया, इस तरह से बोलते हैं ना, तो बल का मात्रक क्या हो जाता है, न्यूटन हो जाता है। अब बल का आयाम हम देख लेते हैं। बल का आयाम क्या होता है आपका, बल का आयाम होता है, क्या आएगा इसका आंसर, ml1, ये आंसर आपका करेक्ट आता है। ठीक है, आप तो इसको एज इट इज याद रख लीजिएगा, m1L1 T⁻²। यदि एक माध्यम का सापेक्ष विद्युत नियतांक K है तो बल होगा, एक माध्यम का सापेक्ष विद्युत नियतांक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, K है,
तो बल कितना होगा आपका, तो कितने गुना हो जाएगा, 1/k गुना k गुना या फिर k का स्क्वायर या फिर 1/k स्क्वायर गुना, तो क्या आ जाएगा आपका 1/k गुना, 1/k गुना। कूलोम का नियम किस नियम से मिलता जुलता है, तो अभी हमने देखा कैसा था कूलोम का नियम, Q1 Q2 R स्क्वायर, यही था, क्या था आपका Q1 Q2 R स्क्वायर, इस तरह से था। जो अब मैंने आपको क्या बताया था, किस नियम के जैसा दिखाई दे रहा है, ये गुरुत्वाकर्षण के नियम के जैसा, तो आपका क्या आ जाएगा, ओम का नियम भी नहीं, फेराडे, किरचॉफ, ये कोई भी नियम नहीं आएंगे और बी आपका करेक्ट आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है कूलोम का नियम किन आवेशों के लिए सही है, गतिशील आवेशों के लिए, बिंदु आवेशों के लिए, स्थायी चुंबकों के लिए या बड़े आवेशों के लिए। तो जो कूलोम का नियम है वो बिंदु आवेशों के लिए सही रहता है, जैसे एक बिंदु आवेश ये वाला है और एक बिंदु आवेश ये वाला है, इन दोनों आवेशों के बीच जो है, ठीक है, और इसको बोलते हैं आप लोग कूलोम का नियम। इसके बीच का जो बल है वो उसके ऊपर ये सारा है पूरा कूलोम का नियम, ठीक है। तो इसी आवेश के लिए ये कूलोम का नियम दिया गया है, तो आपका आंसर क्या आ जाता है, 20 करेक्ट आंसर बिंदु आवेशों के लिए। अब विद्युत क्षेत्र रेखाएं देख लेते हैं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती है ये अभी हमने समझाया क्या होती हैं, और इसका जो है अब हम लोग थोड़ा सा एमसीक्यूज को देख लेते हैं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं किससे प्रारंभ होती हैं और किस पर समाप्त होती हैं, ये बोला गया है। तो हमने क्या देखा था, प्लस से शुरू होती है और माइनस तक जाती हैं। तो आपका कौन सा करेक्ट आंसर आ जाएगा, 20 करेक्ट आंसर, बी प्लस से माइनस। विद्युत क्षेत्र रेखाएं किसका प्रतिनिधित्व करती हैं, किसका प्रतिनिधित्व करती हैं विद्युत क्षेत्र रेखाएं, जैसे ऐसे जाती हैं प्लस से माइनस की तरफ, तो ये क्या दिखा रही है आपके विद्युत विभव को, विद्युत धारा को, विद्युत बल की दिशा फिर प्रतिरोध, किसको दिखाती है, विद्युत बल की दिशा को दिखाती है। विद्युत बल कैसा जा रहा है आपका, प्लस से माइनस की ओर जा रहा है, विद्युत बल ऐसा दर्शाती है क्या, है ना। और कैसे कैसे जाएंगे, जैसे जैसे दूर होते जाएंगे वैसे वैसे विरल होती जाएंगे और विद्युत बल हमको कम महसूस होने लग जाएगा, यही बताती है विद्युत क्षेत्र रेखाएं। अब विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो होती है आपस में क्यों नहीं कटती हैं ये बताओ, क्योंकि बल की तीव्रता शून्य हो जाएगी, क्योंकि उस देखो ये प्लस से निकल रही है कोई भी धारा और माइनस की ओर जा रही है इस तरह से। अब अगर ये बीच में इस तरह से कट जाती है तो क्या बता रहा है कि बीच का जो भाग है वो उसमें क्या बल की तीव्रता शून्य हो जाएगी, क्योंकि दो दिशाएं संभव हो जाएंगी। इसमें क्या होती है, दो दिशाएं दो दिशीय हो जाएगा क्या, या फिर रेखाएं सीधी होती हैं और वे हमेशा समानांतर होती हैं। तो इसका करेक्ट आंसर आता है आपका कि दो दिशाएं संभव हो जाएंगी। देखिए करेक्ट आंसर क्या हो जाता है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। क्यों नहीं काटते हैं, क्योंकि उसकी फिर दो दिशाएं संभव हो जाएंगी। देखिए अगर प्लस से माइनस की ओर जा रहा है कोई भी रेखा, ठीक इस तरह से, और यहाँ से ये टकराई, अब या तो ये ऐसे जा सकती है या फिर कैसे जा सकती है, इस तरह से जा सकती है। ये वाली रेखा भी ऐसी भी जा सकती है और ऐसी भी जा सकती है, इस तरह से। इसमें क्या होते हैं, हमको द्विदिशीय प्रकार के हमको विद्युत रेखाएं दिखाई देने लग जाएगी, इसलिए आपकी दो दिशाएं संभव नहीं होती हैं, इसलिए वो आपस में काटती नहीं है। विद्युत क्षेत्र रेखाओं की सघनता किसका सूचक है, किसका सूचक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विभवांतर, विद्युत धारा या फिर शक्ति। तो ए आपका करेक्ट आंसर आ जाता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। एकल धनात्मक आवेश चारों ओर रेखाओं का स्वरूप कैसा होता है, भीतर की ओर जाता है, बाहर की ओर जाता है, समानांतर रेखाएं होती है, फिर गोलाकार होती हैं। तो एक धनात्मक आवेश के चारों ओर, देखो ये धनात्मक आवेश अभी मैंने बताया था आपको, इससे इसके चारों ओर कैसे निकलती हुई दिखाई देते हैं हमको, विद्युत रेखाएं बाहर की ओर जाती हुई दिखाई देती है, जो कि बी आपका करेक्ट आंसर आ जाता है, बाहर की ओर जाती है। एकल ऋणात्मक आवेश के चारों ओर रेखाओं का स्वरूप कैसे होता है, एकल ऋणात्मक आवेश है, माइनस चार्ज, माइनस क्यू है, ठीक। अब इसमें कैसा होगा रेखाओं का स्वरूप, इसमें क्या होता है, अंदर की तरफ इस तरह से जाती हुई दिखाई देती है, इस तरह से, तो उसको बोलते हैं हम लोग भीतर की ओर जाता है। ए इज करेक्ट आंसर। दो समानांतर प्लेटों के बीच की विद्युत क्षेत्र रेखाएं कैसी होती हैं, कर्व्ड होती हैं, समानांतर और समान दूरी पर होती हैं, और केंद्राभिमुख होती है और गोलाकार होती है। तो बी इज करेक्ट आंसर, समानांतर और समान दूरी पर होती हैं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं चालक की सतह पर कैसी होती हैं, समानांतर, लंबवत, वक्र या फिर समान दूरी पर। तो कैसी होती है बताओ,
ये होती है लंबवत होती है, परपेंडिकुलर आपकी जाएंगे क्षेत्र, सतह पर कैसी होती है, लंबवत होती है। बी इज करेक्ट आंसर। विद्युत द्विध्रुव के मामले में रेखाएं कैसी होती हैं? विद्युत द्विध्रुव के साथ प्लस क्यू है और माइनस क्यू है, इस तरह से ना, और ये पूरा विद्युत द्विध्रुव बना हुआ है आपका। तो इस कंडीशन में क्या होती है, प्लस क्यू से निकलती है रेखाएं और माइनस क्यू में जाती हैं, इस तरह से। तो ये आपका होगा बी इज करेक्ट आंसर। टेंथ वाला हम लोग देख लेते हैं। विद्युत क्षेत्र रेखाओं का प्रयोग किसके लिए नहीं किया जा सकता? बल की दिशा ज्ञात करने के लिए, बल की तीव्रता का गुणात्मक आकलन करने के लिए, बल का परिमाण सटीक रूप से निकालने के लिए, या फिर विभिन्न आवेशों के प्रभाव को समझने के लिए। तो विद्युत क्षेत्र रेखाओं का जो प्रयोग है वो हम लोग क्यों नहीं करते हैं, किसके लिए नहीं करते हैं, ये पूछा गया। ठीक है, तो बल की दिशा तो ये बताती है, प्लस से माइनस क्यों जाती है कोई भी विद्युत रेखा, तो ये तो हमको दिखा रही है कि बल किस ओर जा रहा है। ठीक है, तो बल की दिशा तो ये बताती है, तो ये तो रॉन्ग हो गया। बल की तीव्रता का गुणात्मक आकलन करने के लिए, बल की तीव्रता भी बताती है। जैसे अगर सघन हमको दिखाई देती है रेखाएं, तो वहाँ पर विद्युत तीव्रता कैसी है, अधिक है, और जैसे जैसे विरल होती जाएंगी तो वहाँ पर हमको कैसे दिखाई देगा कि विद्युत बल की तीव्रता कम है, ये दिखाई देगा। तो विद्युत बल की तीव्रता तो ये बताती है, ये भी गलत हो गया आपका। फिर आता है विभिन्न आवेशों के प्रभाव को समझने के लिए। हाँ, विभिन्न आवेशों के प्रभाव को भी समझाते, जितनी ज़्यादा रेखाएं होगी है ना, उतना ही ज़्यादा, और जितनी दूर तक जाएंगे, इससे दूर तक अगर जाती हैं कोई रेखाएं, कुछ रेखाएं यहीं पे खत्म हो जाएंगी और कुछ रेखाएं कैसी होती है, दूर दूर तक फैली होती हैं, जिससे हमको क्या दिखाई देता है, विद्युत आवेश के प्रभाव को भी समझने में मदद मिलती है। डी भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो आपका क्या आ जाएगा करेक्ट आंसर, बल का परिमाण सटीक रूप से निकालने के लिए। हमको कोई भी परिमाण, जैसे एक बिंदु पर हमको कोई परिमाण निकालना है किसी भी आवेश का, तो क्या हम सटीक रूप से निकाल सकते हैं इसकी रेखाओं की मदद से? तो हम लोग नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है ना, तो सी आपका करेक्ट आंसर आ जाता है। इतना हो गया। ठीक है, तो आप ये वीडियो हमारा यहीं पर ख़त्म होता है आज का। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी लर्निंग।